नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, पिछले सेशन में हम लोग क्रांतिकारी समाजवाद पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि जो समाजवाद होता है, समाजवाद आगे चल कर के दो रूपों में विकसित हुआ। एक क्रांतिकारी समाजवाद, इसे ही हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा विकासात्मक समाजवाद। ठीक है, तो ये दो रूपों में समाजवाद विकसित हुआ। हम लोग क्रांतिकारी समाजवाद यानी मार्क्सवाद पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और लास्ट हम लोग देख रहे थे कि जो मार्क्स ने परायेपन के सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। मार्क्स ने परायेपन के सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। मार्क्स से पहले ये जो सिद्धांत था, यह लीव कोच के नाम से जाना जाता था। यह सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता था, तो लीव कोच के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मार्क्स ने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक? उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। जब इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी तो यह पता लगा कि परायेपन का सिद्धांत लीव कोच से पहले मार्क्स ने दे दिया था। इसीलिए लीव कोच के नाम से हट करके परायेपन के सिद्धांत का जो नाम है वो मार्क्स के साथ जुड़ गया। इसलिए हम लोग मार्क्स को परायेपन के सिद्धांत के क्या कहते हैं, प्रतिपादक कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मार्क्स ने परायेपन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है, तो इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट नामक पुस्तक में किया है। ठीक है भैया, समझ में आ जाएगी यहाँ तक। इस परायेपन के सिद्धांत के अनुसार मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से व्यक्ति स्वतंत्र लोक से हट करके किस प्रकार से व्यवस्थापूर्ण लोक में चला गया है और व्यक्ति अपने आप को पराया समझने लगा है। अपने आप को क्या समझने लगा? पराया समझने लगा है अपने आप को, और अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगा है। यह इन्होंने बताने का प्रयास किया। परायेपन के सिद्धांत में इन्होंने चार बातें बताई। चार बातें कौन कौन सी बताई होंगी? इन्होंने चार बातें बताई कि व्यक्ति प्रकृति से कट गया है, व्यक्ति प्रकृति से कट गया है, और व्यक्ति समाज से कट गया है, व्यक्ति समाज से कट गया है, व्यक्ति परिवार से कट गया है, व्यक्ति परिवार से कट गया है, व्यक्ति अपने आप से कट गया है, व्यक्ति अपने आप से कट गया है। तो ये चार बातें इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि हम यदि इस परायेपन के सिद्धांत से इस परायेपन से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक व्यवस्था ऐसी है जो केवल हमें इससे बाहर निकाल सकती है, वो है साम्यवादी व्यवस्था। यानी साम्यवादी अवस्था में ही इस परायेपन के सिद्धांत को दूर किया जा सकता है, इस परायेपन को दूर किया जा सकता है। यह इन्होंने बताने का प्रयास किया मेरे साथी। क्लियर है? आगे देखें कि जो मार्क्स थे, यहीं तक हमारी चर्चा हुई थी। आगे देखें, जो मार्क्स थे, मार्क्स ने साथियों उत्पादन के साधनों को क्या माना? आधार माना। उत्पादन के साधनों क्या माना? आधार माना। और शेष सभी को अधिसंरचना माना। शेष सभी को क्या माना? अधिसंरचना माना। मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि ये जो उत्पादन के साधन हैं, ये जो आधार है, इस आधार पर यानी इन उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होगा वही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करेगा, वही इन अधिसंरचनाओं का निर्धारण करेगा। जिस प्रकार यदि पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर इस आधार पर नियंत्रण स्थापित होगा तो संपूर्ण अधिसंरचनाओं का जो निर्धारण करेगा, संपूर्ण व्यवस्थाओं का जो निर्धारण करेगा, वो पूंजीपति वर्ग ही करेगा। और यदि मजदूर वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का उत्पादन के साधनों पर क्या होता है? नियंत्रण स्थापित होता है, तो सर्वहारा वर्ग ही क्या करेगा? संपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्धारण, संपूर्ण अधिसंरचनाओं का निर्धारण करेगा। यह इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो बताने का प्रयास किया कि भैया जो मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधनों को क्या माना इन्होंने? आधार माना। ये क्या भैया? उत्पादन के साधन को क्या माना इन्होंने? आधार माना। उत्पादन के साधनों को क्या माना? आधार माना। आधार क्या है? उत्पादन के साधन हैं।
उत्पादन के साधन हैं। और शेष सभी को क्या माना इन्होंने? अधिसंरचना माना। शेष सभी को क्या माना? अधिसंरचना माना। शेष सभी को क्या माना? अधिसंरचना माना। क्लियर है भैया? शेष सभी को क्या माना? अधिसंरचना माना। जैसे सामाजिक, राजनीतिक, राजनीतिक और इन्होंने बताने का प्रयास किया सांस्कृतिक, धार्मिक, एक और बना दीजिए, है ना, शैक्षणिक। ये क्या है सभी? ये सभी मेरे साथी, ये सभी अधिसंरचनाएं हैं। ये सभी क्या है? अधिसंरचना है। अधिसंरचना है ना। उत्पादन के साधन क्या है? आधार हैं। और ये शेष सभी क्या है भाई साहब? शेष सभी अधिसंरचना है। तो इन्होंने बताया कि उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण स्थापित होगा वही इन अधिसंरचनाओं का निर्धारण करेगा, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे शैक्षणिक हो। जिस व्यक्ति का उत्पादन के साधनों पर क्या होगा? नियंत्रण स्थापित होगा, नियंत्रण होगा, वही व्यक्ति इन सभी अधिसंरचनाओं का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। यदि पूंजीपति वर्ग का इन उत्पादन के साधनों पर क्या होता है? नियंत्रण स्थापित होता है, नियंत्रण करता है उसका, तो पूंजीपति वर्ग इन सभी अधिसंरचनाओं का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। यदि मजदूर वर्ग का इनके ऊपर उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है तो भैया मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग अधिसंरचना का निर्धारण करेगा। अरे हाँ या ना? बात समझ गई मेरे? अरे समझ गए, नहीं समझ गए? लिखें। चित्र तो बना ही लेंगे, चित्र की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया? लिखें। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को आधार तथा शेष को अधिसंरचना बताया। शेष को अधिसंरचना बताया, ठीक है भैया? तो शेष को क्या बताया? अधिसंरचना बताया। मार्क्स कहता है कि यदि पूंजीपति वर्ग का उत्पादन के साधनों पर, भाई उत्पादन के साधन क्या है? आधार हैं। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा तो संपूर्ण अधिसंरचनाओं का निर्धारण पूंजीपति वर्ग करेगा। संपूर्ण व्यवस्था, इसे हम संपूर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्लियर है भैया? तो यदि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण होगा तो भाई साहब पूंजीपति वर्ग ही क्या करेगा? संपूर्ण अधिसंरचनाओं या संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करेगा। ठीक है भाई? बात क्लियर है? और लिखें। वहीं
यदि मजदूर वर्ग का, यदि मजदूर वर्ग का, मजदूर वर्ग या हम इसे सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं, सर्वहारा वर्ग का उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा तो संपूर्ण अधिसंरचनाओं, संपूर्ण अधिसंरचनाओं का निर्धारण, संपूर्ण अधिसंरचनाओं का निर्धारण सर्वहारा वर्ग करेगा। सर्वहारा वर्ग करेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई। मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों। मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियां तय करती हैं, आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियां तय करती हैं। आगे लिखा है मार्क्स का कथन है, मार्क्स का कथन है। क्या कथन है मार्क्स का? मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ही, आर्थिक परिस्थितियां मतलब जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर क्या होगा, नियंत्रण होगा, वही क्या करता है, संपूर्ण परिस्थितियों को निर्धारित करता है। आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों को, संपूर्ण परिस्थितियों को तय करती है। तो आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों को तय करती हैं, किसका कथन है? तो मार्क्स का कथन है। मार्क्स का एक और कथन है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। आगे लिखें, मार्क्स का कथन है, मार्क्स का कथन है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। ये किसका कथन है? तो मार्क्स का कथन है। मार्क्स का एक और कथन है कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए सारा संसार भरा पड़ा है। ये कौन कहता है? तो मार्क्स कहता है कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ये कौन कहता है? तो ये मार्क्स कहता है। ठीक है भैया, यहाँ लिखें मार्क्स का कथन है, मार्क्स का कथन है कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ठीक है भैया, किसका कथन है? ये मार्क्स का कथन है। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स का मानना है कि जो विश्व में समाजवादी क्रांति की जो स्थापना होनी चाहिए, समाजवादी क्रांति की जो शुरुआत होनी चाहिए, वो जब करनी चाहिए जिस समय पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो अपने चरम पर हो,
यानी मार्क्स का कहना है कि जिस समय हम समाजवादी क्रांति की स्थापना करें, तो विश्व में समाजवादी क्रांति की स्थापना उस समय होनी चाहिए जिस समय पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर हो। लिखिए, यहाँ लिखें, इधर लिख लें भाई। मार्क्स का मानना है, मार्क्स का मानना है कि विश्व में समाजवादी क्रांति की शुरुआत उस समय होनी चाहिए जिस समय पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर हो, तो ये भाई साहब किसका मानना है? मार्क्स का मानना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतना उतारें भाई बहुत जल्दी आप लोग। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए मेरे साथी। ठीक है भाई, तो आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो मार्क्स ने क्या माना? मार्क्स कहता है कि मार्क्स ने माना कि जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों को आधार माना इन्होंने, और शेष को क्या माना? अधिसंरचना माना, व्यवस्थाएं माना। मार्क्स कहता है कि इन उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होगा वही संपूर्ण व्यवस्थाओं का, संपूर्ण अधिसंरचनाओं का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, तो इन सभी अधिसंरचनाओं का क्या करेगा? वह निर्धारण करेगा। समझे? तो मार्क्स कहता है कि यदि पूंजीपति वर्ग का इन उत्पादन के साधनों पर या फिर आधार पर नियंत्रण स्थापित होगा, तो सभी अधिसंरचनाओं का जो निर्धारण करेगा वह पूंजीपति वर्ग ही करेगा। यदि मजदूर वर्ग का या सर्वहारा वर्ग का इन उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा, तो इन सभी अधिसंरचनाओं का जो निर्धारण करेगा वो सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग ही करेगा। ठीक है भाई, मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है। मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियां तय करती हैं। मार्क्स का एक और प्रसिद्ध कथन है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मार्क्स का एक और प्रसिद्ध कथन है कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ये कौन कहता है? ये मार्क्स कहता है। मार्क्स कहता है साथियों कि हमें विश्व में क्या करना चाहिए? विश्व में समाजवादी क्रांति को उस समय शुरुआत करनी चाहिए, समाजवादी क्रांति की, जिस समय पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर हो। क्लियर है? आज आप लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा होगा, क्लियरनेस होगी थोड़ी सी कैमरा में। ठीक है भाई, बात करते हैं आगे। मार्क्स के तो ये विचार थे, आगे बात करते हैं लेनिन से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, लेनिन से संबंधित बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नव मार्क्सवाद देखेंगे भाई। ठीक है भाई साथियों, लेनिन से संबंधित बात करके उसके बाद मार्क्सवाद देख लेंगे, नव मार्क्सवाद। ठीक है, तो इस तरफ करें जरा हम लोग। समझ में आ गई बात क्लियर आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छे समझ में आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है आप लोगों से। कमेंट के माध्यम से बता दिया करेंगे गुरुजी क्लास कैसी लगती है, हमारी क्लास आप लोगों की हेल्पफुल होती है या नहीं होती है। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें जिससे हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, हमारे
कलेजे के लिए ठंडक पहुंचती रहे कि हाँ हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्री में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये फ्री नहीं है, ये मेरा एक कर्तव्य है। मानव होने पर क्या है, मेरा एक कर्तव्य है। मानव मानव के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा, ये बताइए। मानव मानव के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। हैं? मनुष्य होने के नाते मैं अपने जैसे और अपने भाई बहनों के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और यदि ये मेरे भाई बहन मेरा साथ देंगे तो मैं और मेरी स्थिति दोनों परिवर्तित हो सकती हैं आप लोगों की सपोर्ट से। ठीक है भाई, आप मुझे जितनी बुलंदियों पर पहुंचाएंगे मैं आप लोगों को भी उतनी बुलंदियों तक खींचने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई। चलिए भाई, बात करें लेनिन की। तो जो लेनिन थे, लेनिन का विचार क्या था। देखिए समय अपने पास अभाव है तो जल्दी हम लोग लिखते भी चलेंगे साथ साथ। बात करें लेनिन का क्या विचार है। लेनिन का विचार क्या है। तो जो लेनिन से था साथियों, लेनिन ने मार्क्स के विचारों को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, व्यवहारिक रूप प्रदान किया उन्हें। लेनिन ने मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसीलिए लेनिन को हम समाजवाद का या फिर मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक कहते हैं। मार्क्सवाद का या समाजवाद का व्यवहारिक जनक कौन है, तो लेनिन को कहा जाता है। क्लियर है। तो मार्क्स यानी कि लेनिन ने मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, इसलिए हम लेनिन को क्या कहते हैं, मार्क्सवाद या समाजवाद का व्यवहारिक जनक के रूप में जानते हैं। एक है हेराल्ड लॉस्की। कौन है, लॉस्की है एक। लॉस्की कहते हैं कि भैया जो लेनिन है, इन्होंने लेनिन को महानतम व्यवहारवादी क्रांतिकारी के रूप में संबोधित किया है। लेनिन को इन्होंने क्या कहा है, महान व्यवहारवादी क्रांतिकारी के रूप में संबोधित किया है। किसने, लॉस्की ने। कि लेनिन क्या है, लेनिन महान व्यवहारवादी क्रांतिकारी कहकर के इन्होंने संबोधित किया है। लिखें जरा भाई, साथ के साथ लिखते चले मेरे साथी। लेनिन ने मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसीलिए लेनिन को समाजवाद का व्यवहारिक जनक कहा जाता है। भाई जो मार्क्स थे, मार्क्स ने सिद्धांत दिए वैज्ञानिक समाजवाद के, सभी सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को व्यवहार में जो ढालने का काम किया वो लेनिन ने किया था। क्लियर है भाई यहाँ तक। एक है हेराल्ड लॉस्की। लॉस्की ने, लिखिए, लॉस्की ने लेनिन को महान व्यवहारवादी क्रांतिकारी कहकर संबोधित किया।
यहाँ तक क्लियर है। महान व्यवहारवादी क्रांतिकारी कहकर क्या किया, संबोधित किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो लेनिन थे, लेनिन ने साथियों रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में। तो लेनिन ने रूसी क्रांति के माध्यम से मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया था। तो लेनिन ने रूसी क्रांति के माध्यम से, लेनिन ने रूसी क्रांति के माध्यम से रूसी क्रांति के माध्यम से रूसी क्रांति के माध्यम से समाजवाद या मार्क्सवाद को क्या किया था, मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो लेनिन ने रूसी क्रांति के माध्यम से मार्क्सवाद को क्या किया भैया, व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। लेनिन के बारे में लॉस्की ने क्या कहा कि महान व्यवहारवादी क्रांतिकारी के रूप में क्या किया ना, संबोधित किया है। एक है स्टालिन, स्टालिन है। लेनिनवाद का इनके लिए क्या कहा जाता है, स्टालिन को लेनिनवाद का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। देखिए स्टालिन ने लेनिन के बारे में क्या कहा, जो लेनिनवाद है, लेनिनवाद के बारे में स्टालिन कहते हैं कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। स्टालिन का कथन है, स्टालिन का कथन है, स्टालिन का कथन है कि जो लेनिनवाद है, जो लेनिनवाद है, लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। जो लेनिनवाद है, लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है, युग का मार्क्सवाद है। ये कौन कहता है, तो भैया ये लेनिनवाद के बारे में कहते हैं स्टालिन। स्टालिन को क्या कहा जाता है, लेनिनवाद का इनका उत्तराधिकारी कहा जाता है। समझ रहे आप मेरी बात। तो जो लेनिन थे साथियों, लेनिन ने बोल्शेविक दल के माध्यम से क्या किया, रूसी क्रांति को अंजाम दिया। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से, बोल्शेविक दल के माध्यम से रूसी क्रांति को अंजाम दिया। इसलिए हम रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसी क्रांति के माध्यम से इन्होंने क्या किया, समाजवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। लेनिन ने साथियों इस्तरा नामक एक बोल्शेविक पत्र का संपादन किया। इस्तरा, क्वेश्चन पूछता है कि लेनिन ने किस बोल्शेविक संपादन, मतलब किस बोल्शेविक पत्र का संपादन किया, तो इस्तरा नामक, कौन था, इस्तरा। ठीक है, आगे लिखें, लेनिन ने बोल्शेविक दल के माध्यम से रूसी क्रांति
को अंजाम दिया, को अंजाम दिया, इसीलिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, कहा जाता है। तो बोल्शेविक दल के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, रूसी क्रांति को अंजाम दिया, इसलिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। जो लेनिन थे साथियों, लेनिन ने इस्तरा नामक बोल्शेविक पत्र का संपादन किया। तो किस पत्र का मतलब बोल्शेविक पत्र का संपादन किया, तो किस नाम से जाना जाता था बोल्शेविक पत्र? इस्तरा नाम से जाना जाता था। इस तरह क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है भाई। लेनिन का एक प्रसिद्ध कथन है कि एक कदम पीछे और दो कदम आगे, एक कदम पीछे और दो कदम आगे। लेनिन का एक प्रसिद्ध कथन है, लेनिन का प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है? कि एक कदम पीछे तथा दो कदम आगे। ठीक है भैया, ये किसका कथन है? तो ये लेनिन का प्रसिद्ध कथन माना जाता है। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में अपने क्या किए हैं? विचार व्यक्त किया है। लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में क्या किया है? अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इन्होंने किस पुस्तक में विचार व्यक्त किए? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में अपने विचार स्पष्ट किए। क्या विचार दिए? जैसे इन्होंने बताया कि जो राज्य है, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। जैसे इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो राज्य है, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। असाध्य का मतलब होता है, कहते हैं ना गाँव में कि भैया इसे असाध्य रोग हो गया। असाध्य रोग का मतलब है, असाध्य का मतलब होता है कि जो मुश्किल से ठीक हो, यानी कि ठीक ना होने वाला या ठीक ना होने की स्थिति में हो, धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, मुश्किल से ठीक होगा। असाध्य का मतलब होता है ठीक ना होने वाला या फिर बहुत मुश्किल से ठीक होगा। तो असाध्य का मतलब ये है। तो लेनिन ने क्या माना? लेनिन ने कहा कि जो राज्य है, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन कहता है कि जो वर्ग है, जो वर्ग है, वर्ग किसी न किसी रूप में बना रहेगा। वर्ग किसी न किसी रूप में बना रहेगा। और जब वर्ग बना रहेगा तो भाई साहब राज्य भी बना रहेगा। और जब वर्ग और राज्य दोनों बने रहेंगे तो भाई साहब संघर्ष तो बना ही रहेगा। तो संघर्ष भी क्या रहेगा? बना रहेगा। और जब संघर्ष बना रहेगा तो एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर क्या करता रहेगा? शोषण करता रहेगा। मैंने आपको बताया कि स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। लेनिन ने कहा कि जो राज्य है, राज्य असाध्य अभिव्यक्ति है।
राज्य क्या है? वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। असाध्य का मतलब है ठीक ना होने वाला या मुश्किल से ठीक होने वाला, है ना। इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो वर्ग है, वर्ग किसी न किसी रूप में बना रहेगा, और जब वर्ग बना रहेगा तो राज्य भी बना रहेगा। जब वर्ग और राज्य दोनों बने रहेंगे तो संघर्ष भी किसी न किसी रूप में बना रहेगा, और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण भी करता रहेगा। यह किसने बताने का प्रयास किया? इन्होंने ही बताने का प्रयास किया। लेनिन कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको एकजुट होकर के क्या करना चाहिए? एक अपनी विचारधारा विकसित करनी चाहिए, उसे अपनी एक विचारधारा बनानी चाहिए, और ऐसी विचारधारा क्या करेगी? जो पूंजीवाद को टक्कर दे सके, ऐसी विचारधारा बनानी चाहिए सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग को। लिखें भाई, ये इसे ज़रा रफ कर लें, उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक भैया, चलिए। चलिए भाई साथियों, तो इन्होंने बताया कि राज्य क्या है? राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। असाध्य का मतलब मैंने आपको बताया कि ठीक न होने वाला, यानी कि आसानी से ठीक नहीं होगा भाई, आसानी से ठीक नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल से ठीक होगा। वर्ग संघर्ष, तो राज्य क्या है? राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? तो लेनिन ने कहा। लेनिन आगे कहते हैं, लेनिन का मानना है कि लेनिन का मानना है लेनिन का मानना है कि वर्ग, जो वर्ग है, वर्ग किसी न किसी रूप में, वर्ग किसी न किसी रूप में बना रहेगा और राज्य भी बना रहेगा, बना रहेगा। इसीलिए राज्य भी बना रहेगा, बना रहेगा, राज्य भी बना रहेगा। तो शोषण भी बना रहेगा। तो क्या रहेगा भैया? शोषण भी बना रहेगा, संघर्ष भी बना रहेगा, या शोषण भी बना रहेगा। यहाँ लिखे संघर्ष भी बना रहेगा, संघर्ष भी बना रहेगा, और इसी के माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहेगा, शोषण करता रहेगा। मैंने आपको बताया, लेनिन का मानना है कि जो वर्ग है, वर्ग किसी न किसी रूप में बना रहेगा। जब वर्ग बना रहेगा तो इसलिए राज्य भी बना रहेगा। जब वर्ग और राज्य दोनों बने रहेंगे तो भाई साहब संघर्ष जो है वो बना रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। इसी के माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता रहेगा? शोषण करता रहेगा।
लेनिन का मानना है कि जो मजदूर वर्ग है या जो सर्वहारा वर्ग है, इसको एकजुट होकर के अपनी एक विचारधारा विकसित करनी चाहिए, विचारधारा बनानी चाहिए, जिससे वह पूंजीपति वर्ग को क्या दे सके, पूंजीवादी व्यवस्था को टक्कर दे सके। लिखिए, लेनिन का कहना है, लेनिन का कहना है कि सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग को अपनी एक विचारधारा विकसित करनी चाहिए, विचारधारा विकसित करनी चाहिए, जिससे वह पूंजीवादी व्यवस्था को टक्कर दे सके, पूंजीवादी व्यवस्था को क्या दे सके, टक्कर दे सके। यहां तक क्लियर है भाई बात मेरी आपको? तो लेनिन ने माना कि जो पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीपति व्यवस्था को टक्कर देने के लिए एक विचारधारा विकसित करनी चाहिए। किसको? सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग को। लेनिन को साथियों दलीय सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। लेनिन जो थे, लेनिन कैसे दल में विश्वास करते थे? तो लेनिन दल के केंद्रीकरण में विश्वास करते थे, यानी एक दलीय व्यवस्था में ये विश्वास करते थे। केंद्रीकृत दलीय व्यवस्था में क्या करते थे? विश्वास करते थे। मैंने आपको बताया कि जो लेनिन है, लेनिन को दलीय व्यवस्था का प्रतिपादक कहा जाता है, दलीय सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। ये लेनिन जो थे, लेनिन दल के केंद्रीकरण या दल के केंद्रीकरण पर विश्वास करते थे। ये एक दलीय व्यवस्था पर क्या करते थे? एक दलीय व्यवस्था पर क्या करते? विश्वास करते थे। लेनिन दल में कठोर अनुशासन चाहते थे। लेनिन क्या चाहते थे? लेनिन दल में कठोर अनुशासन के पक्षधर थे। लेनिन का एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा, यदि बोल्शेविक दल जो उनका दल था, यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 दिन भी नहीं चल सकेगा। लिखें, जो लेनिन थे, लेनिन को दलीय सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। लेनिन को दलीय सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है भैया। लेनिन जो थे, लेनिन दल के केंद्रीकृत व्यवस्था में, अर्थात एक दलीय व्यवस्था में, एक दलीय व्यवस्था के पक्षधर थे, पक्षधर थे। लेनिन जो थे, लेनिन दल में कठोर अनुशासन चाहते थे। दल में कठोर अनुशासन चाहते थे। लेनिन का एक प्रसिद्ध कथन है,
प्रसिद्ध कथन है कि यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा, कठोर अनुशासन नहीं होगा, तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 दिन भी नहीं चलेगा, 2.5 दिन भी नहीं चल सकेगा। ठीक है भैया। कहा कि यदि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 दिन भी नहीं चल सकेगा। ये किसका कथन है? तो ये लेनिन का कथन है। लेनिन ने साथियों चलिए, तकनीकी समस्या आ रही थी थोड़ा सा, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता था। तो लेनिन जो थे, लेनिन का प्रसिद्ध कथन है कि बोल्शेविक दल में कठोर अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 दिन भी नहीं चल सकेगा। अर्थात कहा जाए तो जो लेनिन जो थे वो दल में कठोर अनुशासन के पक्षधर थे। लेनिन कहते हैं साथियों, लेनिन के अनुसार क्या है? लेनिन कहते हैं कि जो दल का संचालन करेगा वो बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। जो बुद्धिमान वर्ग है, जो विद्वान वर्ग है, वो क्या करेगा? वो दल का संचालन करेगा। इससे क्या होगा भाई? ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग मजदूर वर्ग को अपनी विचारधारा से क्या करेगा? प्रेरित करता रहेगा। कि मजदूर क्या होते रहेंगे? सर्वहारा वर्ग जो है वो क्या होता रहेगा? वो प्रेरित होता रहेगा बुद्धिजीवी वर्ग की विचारधारा से। ये ऐसा मानते हैं। लिखिए, लेनिन के अनुसार दल का संचालन बुद्धिजीवी वर्ग करेगा जिससे वह सर्वहारा वर्ग को अपनी विचारधारा से प्रेरित करता रहेगा। ये कौन कहते हैं? तो लेनिन कहते हैं। लेनिन दल के संचालन के लिए बुद्धिजीवी वर्ग का क्या चाहते थे? समर्थन करते कि बुद्धिजीवी वर्ग क्या करे? दल का संचालन करे। ठीक है भैया। और बुद्धिजीवी वर्ग की विचारधारा से जो सर्वहारा वर्ग या जो मजदूर वर्ग है वो क्या होता रहेगा? वो प्रेरित होता रहेगा। ये कौन कहते हैं? तो लेनिन कहते हैं मेरे साथी। लेनिन इस बात को कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? लेनिन का एक और प्रसिद्ध कथन है
लेनिन का एक प्रसिद्ध कथन है, जो साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की मरणासन्न अवस्था है, या फिर कैसी अवस्था है, चरम अवस्था है। या लिखें, लेनिन का प्रसिद्ध कथन, क्या प्रसिद्ध कथन है कि जो साम्राज्यवाद है, जो साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की मरणासन्न अवस्था, मरणासन्न अवस्था मानी जाती है। तो किसने कहा, लेनिन का कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की मरणासन्न अवस्था मानी जाती है। लेनिन कहता है कि सबसे पहले रूस में साम्यवाद की स्थापना होगी। क्यों होगी? कि रूस जो है, रूस पूंजीवादी शक्तियों से घिरा हुआ है, पूंजीवादी व्यवस्था से ज़्यादा घिरा हुआ है चारों तरफ से। इसलिए लेनिन कहते हैं कि सबसे पहले जो साम्यवाद की स्थापना होगी वो रूस में होगी, और रूस प्रकाश पुंज की भांति चमकेगा। रूस क्या करेगा? रूस इससे प्रकाश पुंज की भांति चमकेगा, और जब प्रकाश पुंज की भांति काम करेगा तो धीरे धीरे सभी देशों में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ये जरा रफ करें भाई, ठीक है भैया, बात क्लियर है यहाँ तक? तो लेनिन कहते हैं कि सबसे पहले जो साम्यवाद की स्थापना होनी चाहिए वो रूस में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्योंकि जो रूस है, रूस पूंजीवादी व्यवस्था से चारों ओर से घिरा हुआ है, और जब रूस में पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हो जब रूस में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी तो रूस एक प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा, और धीरे धीरे अन्य देशों में भी, अन्य राष्ट्रों में भी क्या हो जाएगी? साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ये कहते हैं कौन भाई साहब? लेनिन कहते हैं। चलिए आगे लिखें भाई, लिखें, लेनिन का मानना है कि सबसे पहले साम्यवाद की स्थापना रूस में होगी, और जिससे रूस प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा, और इसके उपरांत अन्य देशों में भी साम्यवाद की, और अन्य देशों में भी इसके बाद साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। ये कौन मानते हैं भाई साहब? ये लेनिन मानते हैं। क्लियर है बात? लेनिन की एक पुस्तक है अप्रैल सिद्धांत। कौन सी है? अप्रैल थ्योरी। तो लेनिन की एक पुस्तक है अप्रैल सिद्धांत। उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस पुस्तक में साथियों जो उच्च अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में कहा कि इनके वेतन में असमानता नहीं होनी चाहिए।
जो उच्चाधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, इन दोनों का वेतन कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो लिखे लेनिन ने अपनी पुस्तक अप्रैल सिद्धांत, अप्रैल थ्योरी, अप्रैल सिद्धांत में राज्य के उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों राज्य के उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में अप्रैल सिद्धांत में यहाँ लिखा है, यह बताने का प्रयास किया कि राज्य के उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में असमानता नहीं होनी चाहिए, अर्थात उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन समान होना चाहिए, समान मात्रा में होना चाहिए। ठीक है भैया? तो ये किसने बताने का प्रयास किया? अप्रैल सिद्धांत में इन्होंने ये बताया, अप्रैल थ्योरी, कि उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है भाई? लेनिन ने समाजवाद और साम्यवाद में क्या किया है? सर्वप्रथम इन्होंने अंतर स्पष्ट किया है। लेनिन ने सर्वप्रथम समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर स्पष्ट किया। समाजवाद एवं साम्यवाद में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है भाई? समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? समाजवादी व्यवस्था में मैंने आपको बताया कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति हैं, कुछ पूंजीपति बचे रहते हैं और पूंजीपतियों को जो मारने का काम करते हैं, जो उन्हें समाप्त करने का काम करता है, वो सर्वहारा वर्ग करता है। किस समय उनको समाप्त करता है? जिस समय पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम पर होती है, उस समय क्रांति के माध्यम से सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग उन पूंजीपतियों को ढूंढ करके समाप्त करता है और एकजुट होकर क्या करता है? एक राजनीतिक सरकार बनाता है, इस सरकार को हम लोग क्या कहते हैं? अधिनायक तंत्र कहते हैं, यानी कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जो समाज में बचे हुए पूंजीपति हैं उनको नष्ट करना और उत्पादन के साधनों को बढ़ाना,
बढ़ाना। ये किसका उद्देश्य होता है? समाजवाद का उद्देश्य होता है। समाजवादी व्यवस्था में पूंजीपति भी बचे रहते हैं कुछ, है ना, पूंजीपति बचे रहते हैं, लेकिन उनको समाप्त करने का धीरे धीरे प्रयास करता है। ठीक है भाई। और साम्यवादी अवस्था क्या होती है? साम्यवादी अवस्था में मैंने आपको बताया यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होता है। ना तो यहाँ पर वर्ग होता है, ना ही क्या होता है, राज्य होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ग भी बचा रहता है, राज्य भी बचा रहता है, यानी कि पूंजीपति वर्ग कुछ बचे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको समाप्त करने का काम करता है समाजवाद। तो साम्यवाद में ना तो वर्ग होता है, ना राज्य होता है, उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होता है, ना ही यहाँ पर क्या होता है, कोई शोषण होता है, और सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते हैं। ये किस में होता है? ये साम्यवाद में होता है। ठीक है भाई। क्लियर है भाई। तो जब लेनिन की मृत्यु हुई, लेनिन की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने स्टालिन तथा ट्राटस्की बने। ट्राटस्की लिखिए, लेनिन की मृत्यु के बाद लेनिन की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने? इनके उत्तराधिकारी स्टालिन तथा ट्राटस्की बने। स्टालिन तथा ट्राटस्की ठीक है भाई, स्टालिन तथा ट्राटस्की बने। स्टालिन तथा ट्राटस्की बने। जो स्टालिन है, स्टालिन ने साथियों एक देश में ही क्रांति का नारा बुलंद किया है। स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने एक देश में ही क्रांति का नारा बुलंद किया। तो इन्होंने एक देश में ही क्रांति का नारा बुलंद करने वाले कौन थे? तो स्टालिन थे। वहीं जो ट्राटस्की थे, ट्राटस्की ने साथियों निरंतर क्रांति का समर्थन किया। ट्राटस्की ने क्या किया है कि निरंतर क्रांति का, भाई ट्राटस्की चाहते थे कि निरंतर क्रांति होती रहनी चाहिए, निरंतर क्रांति का समर्थन किया। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छे। तो ये सब बातें थी हमारी। हम लोगों ने क्रांतिकारी समाजवाद देख रहे हैं। क्रांतिकारी समाजवाद हमने मार्क्स के विचारों पर भी चर्चा की, हमने लेनिन के विचारों पर भी चर्चा की है नहीं? लेनिन के बारे में भी जान लिया कि लेनिन ने भैया रूसी क्रांति के माध्यम से मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। बोल्शेविक दल के माध्यम से उन्होंने रूसी क्रांति करी, इसलिए रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। अन्य बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इन्होंने लेनिन के हमने विचार भी बताए। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक में उन्होंने बताया कि भैया राज्य एक असाध्य अभिव्यक्ति है, वर्ग यानी कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। जो लेनिन थे, लेनिन साथियों लेनिन को दलीय व्यवस्था का प्रतिपादक कहा जाता है। ये एक दलीय व्यवस्था में विश्वास करते थे। ये दल में कठोर अनुशासन की बात करते थे। बहुत ही बात करी हम लोगों ने लेनिन के ऊपर। कल हम लोग बात करेंगे नव मार्क्सवाद के ऊपर। नव मार्क्सवाद के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नव मार्क्सवाद, ठीक है भाई साथियों, नव मार्क्सवाद के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। नव मार्क्सवाद के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। नव मार्क्सवादियों में किसका नाम आता है? तो ग्रामशी का नाम आता है। किसका नाम आता है? ग्रामशी का नाम आता है। जो नव मार्क्सवाद है, नव मार्क्सवाद कुछ नहीं है भाई साहब, नव मार्क्सवाद है कुछ नहीं। मार्क्सवाद को ही नए सिरे से इसने क्या किया? स्थापित किया है। मार्क्सवाद को नए रूप में विकसित करने वाला कौन था? स्थापित करने वाला नव मार्क्सवाद था। यह 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था मेरे साथी। ठीक है भाई, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर कल। जब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोग बने रहें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।